चलिए दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज को मैं ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंचा पा रहा हूं। एनटीपीसी टारगेट क्लास को लेकर आज हम लोग खत्म करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन ए सिंगल शॉट विथ ऑल PYQs ऑफ 2021 एंड 2। 2021-22 में CBT 1 और CBT 2 के सारे क्वेश्चन जो कि नॉन रिपीटेड फॉर्म में और सेलेक्टेड क्वेश्चन, वो मैं आपको एक सिंगल शॉट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट कराने वाला हूं। इसके विषय में मैं आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूं, फिर क्लास को शुरू करते हैं अगले 10 सेकंड। CBT 1 में 2021 में CBT 1 में इस चैप्टर से 162 क्वेश्चन पूछे गए थे और CBT 2 में केवल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन आप अगर इसको ऐसे देखकर चल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे एक ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, दूसरा चैप्टर होता है परसेंटेज। ये अर्थमेटिक की जान होते हैं। मतलब अगर आप इन पर कमांड कर लेते हैं इन दो चैप्टर पर, तो विश्वास करके चलिएगा लगभग आपके अर्थमेटिक के सारे चैप्टर कंप्लीट होता है, सारे चैप्टर। तो मैं आज उन्हीं PYQs के सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर, जो कि नॉन रिपीटेड फॉर्म में होंगे और हर एक वेरिएशन कवर हो जाएगा, मैं आपकी क्लास को शुरू करता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम। पहला सवाल लेवल 6 2022 CBT 2 है ये। y का 2/3 z के 8/15 के बराबर है, तो y और z का मान क्या होगा। अब इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको मिलने नहीं वाला। z इधर आ जाएगा, 8 3 24 ऊपर जाएगा और 15 दूनी 30 नीचे आ जाएगा। अब अगर 6 से आप डिवाइड करोगे तो 4 बार ये हो जाएगा और 5 बार ये हो जाएगा, यानी 4:5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, सवाल खत्म। अब इससे ज्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है और मैं बहुत डिटेल में भी इसमें आपको लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि 5 जून से आपका एग्जाम है। कई बच्चों के मैसेज आए, बोले सर कुछ बच्चों ने क्या किया है, एनटीपीसी के बैच में एनरोलमेंट ली है 99 रुपए वाले। अब उनको ये है कि सर आज हमने अगर बैच में एनरोलमेंट ली है तो आप 5 तारीख तक का जो है वो कर दीजिए, क्योंकि मेरा एग्जाम है। बड़ा देर से, मतलब कितनी जल्दी बच्चे को समझ में आ गया कि हमको कोर्स लेकर पढ़ना चाहिए था। अब वो कह रहा है सर 5 तारीख तक सब हो जाएगा ना। मैं आप सभी को अभी आगे कुछ चीजें बता दूंगा, उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। अब इतना ही अगर तुम पढ़ने वाले होते या इतनी ही मतलब चीजों की समझ होती, तो मेरे या किसी और के कोर्स में एनरोलमेंट कम से कम 5 महीने पहले लिया जाता है। अब जैसे ग्रुप डी जो टारगेट कर रहा है, वो अगर आज बैच ले लेगा तो उसके लिए फायदा ही फायदा, सस्ता भी है और बेस्ट भी है। जो आगे के ALP जो एग्जाम है 2025 वाला, उसकी तैयारी कर रहा है, वो आज ले ले, बेस्ट कोर्स। इससे बाहर एक भी चला जाए तो कहना आप हमसे, तब कहना। 5 जून से पेपर और आप कह रहे हो कि सर कल हमने क्लास में एनरोलमेंट ले लिया और उसके बाद जो है क्या हम निकल पाएंगे। अरे भाई, ये तो तुम भी जान रहे हो कि तुम नहीं निकल पाओगे। बात को समझा, ठीक है। पढ़ाई अमूमन क्या होता है कि बच्चा जानते हो पढ़ाई कब करता है, फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई करना शुरू करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई करने के बाद फॉर्म भरना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है k 0 है, k का मान 0 के बराबर है, तो 11 15 20 और 30 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। 2k + 2 और 3k² के बीच का माध्यानुपाती निकाला जाए। यहाँ पर होना चाहिए k 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर k 0 होगा तो ये तो संख्याएं बनी रहेंगे। k ≠ 0 होगा, ठीक है। अब सुनिएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। संख्याएं दी हैं 11 15 20 और 30, मतलब इन संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में ऐसा क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए। तो हमें उसके लिए k का मान चाहिए। वैसे सवाल को करने का तरीका ये होता है कि आप दो दो के पेयर जो बना लेते हैं, इसका आप अंतर ले लीजिए। जैसे यहाँ पर अंतर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 10। अब ये जो अंतर आया है इनका आपको अनुपात लेना होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और भाई साहब 2 पंचे 10 हो जाएगा। अनुपात आ गया 2 और 5। दूसरे अनुपात का पहले के पहले में गुणा और पहले अनुपात का दूसरे के पहले में गुणा, तो 11 पचे 55, 20 दूनी 40, 55 और 40 के बीच का अंतर 15 बटे में क्या आ जाएगा, जो रेशियो आए हैं इनका अंतर यानी कि 3। 15/3 का मतलब हो गया 5, यानी आपको ये समझ में आ गया k का मान क्या आ जाएगा 5। यानी 5 अगर मैं इन सभी में से घटा देता हूं तो संख्या समानुपात में होंगी, तो k का मान 5 है। k का मान 5 है तो ये संख्या हमारे पास 5 दूनी 10
प्लस 2 12 बनेगी और ये संख्या हमारे पास 5 पचम 25 है 75 बनेगी। अब 12 और 75 का मध्य अनुपाती निकालना है, तो किन्हीं भी दोनों संख्याओं का अगर मध्य अनुपाती निकालना है तो उन दोनों का गुणा करके हम उसका वर्गमूल लेते हैं। अब इसको लिखने का तरीका समझना, हमें गुणा नहीं कर रहा हूं, मैं क्या सबको बता रहा हूं कि लिखने का तरीका देखो। 12 को आप 4 गुणे 3 के रूप में देख सकते हो, जबकि 75 को आप 25 गुणे 3 के रूप में देख सकते हो। अब इसका वर्गमूल लेना आपके लिए आसान हो गया। इस 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर 30 हो जाएगा। यानी कि इनका जिनका मध्य अनुपाती पूछा गया था, मध्य अनुपातिक के का मान निकालने के बाद वो आपके पास क्या आएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? सवाल नंबर 120। ठीक है, मैंने बोला ना, मैंने सारे सवालों को नहीं लिया, मैंने नॉन रिपीटेड टर्म में हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपके लिए रखे, और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन। राम और रहीम के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए है। यदि राम का 1/3 धन रहीम की राशि के 2/5 के बराबर है, तो रहीम के पास वह राशि क्या है? अब देखो, राम का 1/3 जो है वो रहीम के 2/5 के बराबर है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 का गुणा इधर कर लो और राम बटे रहीम हो जाएगा, यही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये राम है, राम के हिस्से का 1/3 ये रहीम है, रहीम के हिस्से के 2/5 के बराबर था, यही कह रहा था ना, यही कह रहा था ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राम बटे रहीम, और 3 दूनी 6/5 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 6/5 हो जाएगा। रहीम के पास राशि कितनी है? तो रहीम के पास जो राशि है वो 5 के रेशियो में, और 5 से कटने वाली सारी संख्याएं फिलहाल, अगर हम दोनों की राशि का रेशियो जोड़ लेते हैं तो 11 आएगा, और इसी का मान 1210 के बराबर दिया है। तो 1 यूनिट का मान, अगर 11 यूनिट का मान 1210 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 110 होगा, और 1 यूनिट का मान अगर 110 हो गया तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 550 होगा। यानी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, 550। और ये सवाल था सवाल नंबर 121। ये आपको और भी मुंह जवानी करना है, इतने में नहीं करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनीता ने खेल की शुरुआत करी और शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते। शेष में से 2/3 रवि ने जीत लिए, जबकि सनी ने शेष कंचे जीते। अब सुनीता ने कितने कंचे जीते ये आपसे पूछ रहा है। 3/5 कंचे जीते थे, किसका? अगर टोटल राशि निकलेगी तो पता चलेगा। मैं ये कह रहा हूं ये 5 है, ये 15 है, हमने टोटल एलसीएम ले लिया 15, 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15। अब इसका अगर 3/5 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आ जाएगा, 9। 15 में से 9 कंचे का मान ये हो गया, बचे 6, 6 का 2/3 अगर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 9 4 13 और 2 ये 15। ये जीते सुनीता ने, ये जीते रवि ने, और ये जीते सनी ने। अब सनी ने जो कंचे जीते हैं उनकी संख्या 60 दी है, यानी 2 का मान हमारे पास दिया है 60, तो 1 का मान 30 निकलेगा। अब भाई अगर 1 का मान 30 निकल आया तो सुनीता के द्वारा जीते हुए कंचों की संख्या 9 है, तो 9 गुणे 30 270 हो जाएगा। या आप इसको मतलब यहां तक आने की जरूरत ही नहीं थी। जब आपने ये देखा कि सुनीता ने कंचे जो जीते थे उसकी संख्या 9 के रेशियो में थी, तो आंसर 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए थी। इसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा था, 8 5 13 2 15, इसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा था, और इसके भी अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा था। तो सीधे सीधे केवल एक ही आंसर होता जिसके अंकों का योग 9 से कट रहा था, क्योंकि उसके पास, सुनीता के पास जो जीते हुए कंचे थे उसका रेशियो हमें क्या मिला था, 9। सीधी सी बात थी। एक छड़ी को 2 भागों में तोड़ा गया जिसकी लंबाइयों का अनुपात 7:11 है। यदि छोटे भाग की लंबाई इतनी है तो संपूर्ण छड़ी की लंबाई क्या होगी? सुनना ध्यान से। संपूर्ण छड़ी की जो लंबाई होगी जिसको 2 भागों में तोड़ा गया वो 11 और 7 18 होगी, यानी 18 के रेशियो में होगी। 18 के रेशियो में होने का मतलब ये जो संपूर्ण राशि होगी ये 9 से कटने वाली संख्या होगी और 2 से कटने वाली संख्या होगी, यानी 9 से कट सकती है। अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर अंकों का योग 9 है, यहाँ पर अंकों का योग 9 है, यहाँ पर अंकों का योग 9 से कटता है, इसमें अंकों का योग 9 से नहीं कटता है। एक गलत ऑप्शन हट गया, 3 बचे। अब बोले सर तो आप तो फंस गए, 3 बचे, 9 से कट रहे हैं। फंसने वाली कौन सी बात है भैया? ये सेंटीमीटर में दिया है छोटे भाग की लंबाई, 7 का मान 77 है, 1 का मान 11, तो 11 का मान 121।
बड़े भाग की लंबाई 121, 121 प्लस 77 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198 सेंटीमीटर। अब 198 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग दोगे ना, तो 198/100 का मतलब 1.98 मीटर हो जाएगा। तो ये खत्म, ये खत्म, कहानी खत्म। सवाल नंबर 123 क्लियर है, 1.98। अब देखो मैं आपको, हाँ यहां पर मैं आपको चीजें बता दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एएलपी एग्जाम की, आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की, या आगे जो भी एग्जाम आएगा रेलवे के अगले 5 सालों तक, उन सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूं, चाहे आप प्री की बात कर रहे हो या मेंस की बात कर रहे हो, आपका कंप्लीट मैथ का फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स दोनों मिलेगी। और ये मतलब अब इसके बाद ये ऑफर 149 में नहीं आएगा, और अभी ये 149 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। मतलब जितने बार देखना हो उतनी बार देखिए, जितने बार पढ़ना उतनी बार पढ़िए, बच्चों को अपने छोटे भाइयों को बोलिए पढ़ने के लिए, हमेशा रहेगा आपके पास 149 में। सीधी बात, कुछ दिनों के बाद इसकी कीमत 249 रुपए होगी, जो कि कभी फिर डाउन नहीं होगी। ये बैच की कीमत 249 होगी। इसमें क्या क्या मिलेगा पहले ये बता दूं। इसमें आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें बोर्ड की जो पीडीएफ होती है वो कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। कोर्स पूरा होने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे, पीवाईक्यूज। लेकिन ये कोर्स पूरा होने के बाद, अब कोर्स कैसे पूरा हो रहा है, डेली फ्रेश कंटेंट को रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है, डेली फ्रेश कंटेंट को। अच्छा, ये हो रहा है। इसके बाद ये जो कोर्स की एनोटेशन पीडीएफ, बोर्ड वाली पीडीएफ दे रहे हैं, ये तो देंगे साथ में। इसके बाद जब कोर्स कंप्लीट होगा, मैं मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो चीजें हैं आपको, इसको बोर्ड की पीडीएफ, सोल्यूशन पीडीएफ, इसके साथ जो आपकी अनसॉल्व पीडीएफ होगी वो भी आपको दी जाएगी, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद। क्लियर। अब इसमें टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है वो ध्यान रखना। कोई भी बच्चा इस कोर्स को ना ले जिसका एग्जाम अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में हो, वो मत ले। जिनके पास अभी कम से कम 3 महीने का टाइम हो या 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो, हर वो एग्जाम जिसमें मैथ आती है और अभी उसमें एटलीस्ट 3 महीने का टाइम हो, वही बच्चा इस कोर्स को एनरोल करे। साफ सुथरी बात, बाकी लोग ना करें। अब इससे फायदा क्या होगा, आपको मैथ में कुछ नहीं आता, आप ये जानते हो कि 2 + 2 जोड़कर 4 कर लेंगे, और 3 + 3 जोड़कर 6 कर लेंगे, और 3 में 5 का गुणा करके 15 कर लेंगे। अगर आपको इतना आता है तो ये आप ले सकते हो। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाऊंगा और बिल्कुल चीजें क्लियर होंगी। और कभी भी अगर ये लगे 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन में पढ़ने के बाद कि नहीं नहीं सर मुझे समझ नहीं आ रहा ये चीजें, तो ये लिखा है सपोर्ट का नंबर 8574389172। इस पर आप अपने जो डाउट्स हैं वो भेज देना कि सर क्यों नहीं समझ में आ रहा, अगर ऐसा कुछ है तो वो मुझे भेजना, सब सोल्यूशन होगा, सब कुछ सोल्यूशन होगा। ठीक। और अभी जब तक ये 149 रुपए का है, तब तक मैं आपसे ये भी कह दे रहा हूं कि अभी अगर आपको बहुत कोई समस्या आती तो फीस रिफंड होगी, लेकिन अब एट द लास्ट ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने के खत्म होने के बाद, इसमें फी रिफंड वाली जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब अगले सवाल पर आइए। तो आप समझ गए ना किसको लेना है। 10 दिन में एग्जाम है और आप चाह रहे हो कि 10 दिन में आप अपने सिलेबस को पढ़ नहीं पाओगे भाई साहब सही से, पता नहीं क्या बात करते हो भाई आप लोग। तो जॉन किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है, वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य का 2/3 है। कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु ए और बी की तुलना करें तो वस्तु बी का मूल्य अगर 3 के रेशियो में तो ए का मूल्य 2 के रेशियो में, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, जबकि सी का मूल्य वस्तु बी के मूल्य का 3/4 है। अभी सी का मूल्य जो है वस्तु बी के मूल्य का 3/4 है, यानी वस्तु बी का मूल्य अगर 4 के रेशियो में है तो सी का मूल्य 3 के रेशियो में, ये कह रहा है। तो वस्तु ए का मूल्य अगर 88 था तो सी का मूल्य क्या होगा। अब आप सुनिए, पहले ये रेशियो जो है इसको आपको बराबर करने के लिए 4 का ऊपर और 3 का नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। अब ए का मूल्य 88 है, इसका मतलब 11 गुना है,
तो सी का मूल्य जो होगा वो इसका 11 गुना होगा, तो सी का मूल्य 11 गुना होने का मतलब 99 रुपए होगा। और वैसे भी अगर इसका रेशियो 9 से आ गया था तो 9 से कटने वाली संख्या आंसर होनी चाहिए, लेकिन 9 से कटने वाली यहाँ 3 संख्याएं हो जाती हैं, तो सिर्फ 11 का गुणा करके ही आपको एक सवाल का जवाब मिल सकता है, तो किया जा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपके लिए फट से आंसर आ जाएगा कि सर जी ये आंसर तो 99 रुपए हो जाएगा। अगला सवाल ये, x+1, x+5, x+17, x+53, तो x+5 और 9x-1 के बीच का माध्य क्या है, जहां x का मान 0 से बड़ा है। आप समझिएगा, जब तक यहां से x का मान नहीं निकलेगा इन दोनों का माध्य नहीं निकलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो आपके पास संख्याएं लिखी है ना, ये इस तरीके से लिख दी गई है कि बच्चा यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज हो जाए और कुछ नहीं। ये सिर्फ इस तरीके से लिखी गई है। सर ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि इस संख्या 1 में x जोड़ा गया, 5 में x जोड़ा गया, 17 में x जोड़ा गया, 53 में x जोड़ा गया, और फिर इनको समानुपात में बनाया गया। तो हमारे पास संख्याएं तो है ना, 1 है, 5 है, 17 है और 53 है। यही संख्याएं है ना जिसमें x जोड़कर हमें क्या किया गया, समानुपात में बनाने की बात कही जा रही है। अभी आपने घटाने वाला सवाल देखा था, आप जोड़ने वाला देख लीजिए, सेम प्रोसेस होता है। इसका अंतर 4 का, इसका अंतर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 का। ठीक है, अब ये जो अंतर आए हैं इनका रेशियो ले लेंगे तो 4 और 36 का रेशियो हो जाएगा भैया 1 और 9 का। कितना हो जाएगा, 1 और 9 का। 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ 9 एकम 9, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ 17 एकम 17। 9 और 17 के बीच में अंतर होगा 8 का। 9 8 17, 9 और 17 के बीच में अंतर हो गया 8 का। और इन रेशियो के बीच में भी अंतर कितना है, 8 का। तो 8/8 का मतलब यही मान होगा x का, जो कि 1 के बराबर आ गया। यानी हम जो संख्याएं जोड़ रहे थे वो संख्या क्या होगी, 1 होगी। और 1 अगर सब में x का मान अगर 1 लिखेंगे सब में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे समानुपात। x का मान 1 हो गया, x का मान 1 होने पर ये 6 हो जाएगा, x का मान 1 होने पर ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो 8 गुणे 6 का इसका मध्य अनुपाती लेना है, तो 8 छंग 48, अगर इसका मध्य अनुपाती लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। सवाल इतना सा था। अगला देखिए, ए और बी की आय का अनुपात 5 और 7 है और उनकी बचत का अनुपात जो है वो 2 और 3 है। ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 रुपए खर्च करते हैं, तो ए और बी और ए की आय के बीच का अंतर क्या है, ये अंतर पूछ रहा है। अब देखो जरा सवाल को, आपको ये पता है कि इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को घटाऊंगा तो सेविंग आ जाएगी, या इसका उल्टा लिख सकते हो कि इनकम में से सेविंग को घटाऊंगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए और बी की जो इनकम है उनका रेशियो दिया आपके पास 5 और 7, ठीक है, ये उनकी कमाई है। इसके बाद ए अपनी कमाई में से 35,400 रुपए खर्च करता है, ये 35,400 रुपए खर्च हो गए यानी कम हो गए। और बी अपनी कमाई में से 48,600 रुपए खर्च करता है, तो ये अपनी कमाई में से 48,600 कम किया, तो ये इसका खर्च हो गया। इसके बाद जो इनकी सेविंग थी ना, बचत थी, उसका रेशियो है 2 और 3 का। तो इसमें कौन सा मेथड लगता है, डीसीएम, डबल क्रॉस मेथड का। सुनना ध्यान से, बहुत जरूरी है। इसका इसके साथ तिर्यक गुणा, इसका इसके साथ तिर्यक गुणा, तो 5 सही 15, 7 दूनी 14, अंतर कितना मिला, 1 यूनिट का। अब इसके बाद इसका गुणा इसके साथ होगा और यहाँ इसका गुणा इसके साथ होगा। तो अब ये गुणा सर हमें बहुत तकलीफ देगा, क्यों देगा उसका पता नहीं भाई, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि तकलीफ कैसे नहीं दे सकता है। समझना बहुत ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि माइनस माइनस दोनों साइन है तो अंतर तो लेना ही होगा, करेक्ट। ये 35,400 गुणे 3 करना है, तो 35,000 गुणे 3 1,05,000 तो सीधे सीधे हो गया, और 400 गुणे 3 1200 हमारे पास और हो जाएगा। 1,05,000 प्लस 1,000, 1,06,000, 1,06,200 हो जाएगा, यानी एक हमारे पास आ गया 1,06,200, 1,06,200 आ गया। अब भैया 48,600 में 2 का गुणा करना है, तो 48 दूनी 96,000 हो गया और 600 दूनी 1200 हो गया, तो ये हो गया 97,200। अब भाई 200 में से तो 200 का काम खत्म हुआ ना, 1,062 में से 9,972 घटा दोगे, अब 106 में से 97 घटाओगे तो 9 बचेगा, यानी 90 बचेगा, और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी 1 यूनिट का मान हमारे पास 9,000 आएगा घटाने के बाद। अब अगर ये बात क्लियर हो गई कि 1 यूनिट का मान 9,000 है, तो ए और बी की आय के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, 2 यूनिट का दिख रहा है ना।
ये अंतर 2 यूनिट का है, बोलोगे हाँ। 1 यूनिट का मान 9,000 है, तो 2 यूनिट का मान 9 दूनी 18। डी इज राइट। खत्म बात। और क्या करना है इस सवाल में, इतना ही करना होता है। डीसीएम जब लगाते हैं तो इतना ही करना पड़ता है, इससे ज्यादा अगर आपने किया तो आप गलत कर रहे हो, फिर उसके लिए जिम्मेदारी हमारी तो नहीं हो सकती है। एक कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या, पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या का 3/8 है। यानी अगर पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी लिखी जाए तो महिला कर्मचारी 8 के रेशियो में होंगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों की संख्या 3 के अनुपात में होगी। यही दिया था। अब कह रहा है 1/3 पुरुष गैर स्नातक हैं और 4/9 महिलाएं गैर स्नातक हैं। यदि कार्यालय में गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 164 है तो कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी। तो भैया कार्यालय में अगर कर्मचारियों की कुल संख्या निकालनी है और कुछ तो नहीं निकालना है, तो वो कुल संख्या जो होगी 8 और 3 11 के रेशियो में ही तो होगी। मतलब जो संख्या 11 से कटे वो आंसर होना चाहिए। देखो जरा, 4 4 8 1 9, ये 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा, 8 2 10 -8, ये 11 से नहीं कटेगा। एक ही संख्या है जो 11 से कट रही, खत्म हो गया सब। अब इस सवाल को करने के लिए विश्वास करना, इस सवाल को करने के लिए अगर आपने, अब ये सवाल ना हमने बनाया है और ना ही हमने इसके ऑप्शन सेट किए हैं। मेरी बात समझो, पहले मेरी बात को समझो। सवाल आने के बाद सिर्फ उसको पेन चला के करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है कि उठे और चालू हो गए, सिर्फ दे धनाधन चालू हो गए। हमेशा कभी भी ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम को देना आप, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, टीजीटी, पीजीटी, पीईटी, यूपीएसआई, एनी एग्जाम जिसमें गणित आती है, सवाल पढ़ने के बाद सिर्फ करना उसका सलूशन नहीं है। सवाल पढ़ने के बाद एक नजर उसके ऑप्शन पर जानी चाहिए, सबसे पहला काम। तो हमें एक अंदाजा मिलता है कि सवाल को हम ना के बराबर की कैलकुलेशन पे भी कर सकते हैं, जैसे यहां हुआ। हमें यही तो देखना था। और अगर मैं ये नहीं बताता और आपसे ये बोलता कि यही वीडियो रोक कर सवाल करो, तो आप कर रहे होते सवाल। ऐसा भी मैं जानता हूं। हाँ या ना का जवाब दो कमेंट बॉक्स में, देखे जरा, मैं जान रहा हूं ना इस चीज को। एक पिता अपने 4 पुत्र ABCD में 3 6 8 5 के अनुपात में धन का वितरण किया जाता है। वितरण के बाद यह देखा गया कि C को प्राप्त धनराशि B को प्राप्त धनराशि से 1000 अधिक है। चारों के बीच वितरित की गई कुल धनराशि क्या होगी। और ये इसके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ये है, ठीक है। चौथा ऑप्शन ये है, चारों के बीच में जो वितरित धनराशि होगी जी इस रेशियो में की गई है, तो इनके योगफल में होगी 8 5 13 6 19 और 3 22। 22 का मतलब 2 और 11 का मल्टीपल। अब 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल 5 2 7 1 8, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो कि 11 का मल्टीपल है, कहानी खत्म। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। अब मान लो 4 के चारों ऑप्शन 11 से मल्टीपल के यूज के होते तो इस डाटा का यूज करते, अदरवाइज क्या जरूरत है। खुद बोलो, है कोई जरूरत नहीं दिख रही ना फिर। और कोई भी सवाल रिपीटेड आपको नहीं मिलेगा। एक खंबा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक 8 9 और 10 के अनुपात में रंगा गया। यानी सबसे पहले ये केसरिया रंगा गया, फिर उसके बाद ये सफेद रंगा गया, फिर उसके बाद ये हरा रंगा गया। खंबे के सफेद भाग की लंबाई क्या है। अब देखो खंबे का सफेद भाग बीच वाला है, यानी 9 यूनिट में है, तो 9 से कटने वाली संख्या होगी। और 9 से कटने वाली संख्या कोई नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन के अलावा, ये लीजिए, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। अब बताओ, ऐसे सवालों को करने के लिए अगर एग्जाम में आपको समय लेना पड़ जाए तो कोई मतलब है क्या, है क्या कोई मतलब? बताओ भैया। 80 विद्यार्थियों वाली क्लास में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है। 80 विद्यार्थियों की क्लास का कक्षा चॉकलेट डी पसंद करता है, 1/10 भाग। कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है, बढ़िया बात है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर क्या है। 80 का 1/10 8 होगा, 80 का 1/20 4 होगा, 8 और 4 के बीच में अंतर कितना होगा, तो वो 4 ही होगा। अब महाराज इसमें ये मत कहना कि सर एक बार वो इसे बता दो बेसिक से, क्योंकि कई बार ये देखा मैंने अलजेब्रा की क्लास में, हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास
कई बच्चों ने नहीं किए शायद, है ना, नहीं किए ना, इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था। चलो कोई बात नहीं, नहीं कि हमें इसका कोई वो रोना नहीं है, लेकिन अभी जब 5 जून से एग्जाम होगा ना तब आप लोग रोगे। जिन्होंने देखी विश्वास करो, मां कसम, एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो एक भी, बड़े दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि पढ़ाने पर बड़ा विश्वास है मैं अपने, और तरीकों पर भी। किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7 और 13 है, उसकी मासिक आय इतनी दी है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच में इस रेशियो में डिवाइड किया गया, तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है, यानी जो म्यूचुअल फंड है उसमें कितना रुपया बचत किया गया। आप सुनो जरा मेरी बात बहुत ध्यान से। देखो, बचत और व्यय को जोड़ने पर हमारे पास टोटल राशि आती है, यानी कि 20, 13 और 7, 20 का मान ये दिया है 1,80,000। ये 20 का मान अगर 1,80,000 है तो 1 का मान कितना होगा, 0 से 0 काटोगे 9,000। अब अगर 1 का मान 9,000 हो गया तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बचत का मान कितना होगा, जो कि 7 के रेशियो में। 1 का मान 9,000 है तो 7 का मान 63,000 रुपए होगा। आप बोलोगे हाँ होगा। और इसको म्यूचुअल फंड और इक्विटी के रूप में 4 और 3 के रेशियो में बांटा गया, यानी टोटल 7 है। अब म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी राशि ली गई, तो म्यूचुअल फंड का रेशियो 4 था, तो यहां गुणे 4 हो जाएगा। बस इतना काम है इसमें। 7 9 63, 9 चौको 36, ये आपका आंसर कि म्यूचुअल फंड के रूप में कितने रुपए लगे, 36,000 रुपए। क्लियर है। अगला सवाल, किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है। इसका मतलब कि लड़कों की संख्या 4 के रेशियो में है, तो लड़कियों की संख्या उसका 3/4 यानी 3 के रेशियो में। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग और लड़कों की संख्या का आधा भाग आमरस पसंद करता है। हमने कहा कि ये 40 है, ये 30 है। लड़कियों की संख्या का 2/3 मतलब 20 और लड़कों की संख्या का आधा यानी 20, ये आमरस को पसंद करता है। टोटल 40 लोग हैं जो आमरस पसंद करते हैं। तो कुल लड़कियों और लड़कों की संख्या का कितना भाग आमरस पसंद करता है, तो भाई सिंपल सी बात है कि 70 में से 40 लोग जो है आमरस पसंद करते हैं, जो कि 4/7 को रिप्रेजेंट करेगा। कहानी खत्म हो जाएगी। पसंद करने वाले बोले गए, ना पसंद करने वाले नहीं बोले गए। पसंद करने वालों की टोटल संख्या लड़के और लड़के मिलाकर 40 है। कितने में से, 70 में से। जो पसंद कर रहे हैं, ना पसंद करने, इन्हीं का रेशियो पूछा गया था। 40 का रेशियो 70 पे बताना था, नहीं बता पाओगे 0 से 0 काटने के बाद। अगला सवाल देखिए, सचिन और सहवाग के पास कुल मिलाकर 950 रुपए हैं। सहवाग से 250 रुपए लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले से थी। उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सचिन और सहवाग के पास थे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं कि सवाल को पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन आंसर दे। सवाल पढ़िए, ऑप्शन देखिए, हो सकता है ऑप्शन देखकर आप सवाल को सेटिस्फाई करा ले, काम हो जाएगा। ऐसा भी होता है। जैसे ये सवाल है, सवाल नंबर 133, कहता है सचिन और सहवाग के पास टोटल रुपया था 950। 133 नंबर सवाल की बात है, ठीक है। अब सुनो तो मेरी बात, 950 रुपए इनके पास, और हमसे पूछा यह था कि प्रारंभ में सचिन और सहवाग के पास जो राशि थी वो किस रेशियो में थी। तो इसका मतलब ये होगा कि 950 रुपए कुछ रेशियो में बटे होंगे। 950 रुपए कुछ रेशियो में बटे होंगे, और 950 को अगर देखा जाए तो ये 19 का मल्टीपल है। 19 पने 95, और 19 एक अभाज्य संख्या होती है भैया, जो कि अपने आप से ही घटेगी। यानी आंसर वो होना चाहिए जिसके रेशियो का योगफल 19 बनाए। 9 7 16 नहीं हो सकता, 12 7 19 यही होगा। 13 और 9 नहीं हो सकता, 7 और 5 नहीं हो सकता। गारंटीड यही आंसर हो गया सवाल। अब बताओ, क्योंकि हमसे पूछा ही यही गया कि प्रारंभ में सचिन और सहवाग के पास में राशि किस रेशियो में थी, तो 12 और 7 के रेशियो में होगी, तभी ये 19 बनेगा। और जब 19 बनेगा तभी 19 से 950 को काटा जा सकता है 50 बार में। अदरवाइज कोई और रेशियो अगर आप लेते, 9 7 16, 16 से 950 नहीं काट सकते, 13 9 22, 22 से 950 नहीं काट सकते, 7 5 12, 12 से 950 नहीं काट सकते। कहानी खत्म हो जाती, एक ही आंसर हो सकता था। अब बताओ, ये सवाल हमने सेट किया है, ये सवाल मैंने पूछा था, ये ऑप्शन मैंने सेट किए थे भैया।
गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 ज्यादा है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल 64 विद्यार्थी थे। 64 विद्यार्थी में ये बोला गया लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, तो पहले इसमें से 16 हटा दो जो अंतर मिल रहा है, बचा 48। 48 को बराबर बराबर बांट दो, 24 लड़कियां और 24 लड़के। अब चूंकि आपसे ये कहा गया था लड़कियों की संख्या 16 ज्यादा है, तो 24 प्लस 16 40 लड़कियां हो जाएंगी और 24 लड़के रहेंगे। अगर इन्हीं का रेशियो पूछा जा रहा है प्रश्न में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो लड़कों की संख्या है 24 और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 64। इसी का रेशियो अगर पूछा जा रहा है तो 8 तीजा 24 और 8 अट्ठे 64, 3 और 8। ठीक। और वैसे भी मैं आपको इसको एक और उससे बता सकता हूं जिससे आप कुछ गलत ऑप्शन तो हटा ही सकते हो। देखो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 64 दी है और 64 के जो फैक्टर होते हैं अगर मैं उसको देखूं तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा खुद। तो एक फैक्टर इसका 8 भी होता है, तो 64 को अगर 8 से काटोगे तो इसका जो रेशियो होना चाहिए कुल विद्यार्थियों का वो 8 आना चाहिए। 4 से काटने पर 16 आना चाहिए, वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। 8 से काटने पर 8 आना चाहिए, तो एक तो या तो इसमें हो सकता था या तो इसमें हो सकता था, इन दोनों में तो नहीं हो सकता था 8 का रेशियो। तो 2 गलत ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाते हैं। बाकी 2 में चुनाव करना था तो ये भी खत्म, ये आंसर हो जाता। लड़कियों का और कुल बच्चों की संख्या का रेशियो पूछता तो ये होता। ठीक है। हरीश के पास मासिक वेतन 45,000 रुपए में से 1/3 खर्च शिक्षा पर और 2/6 खर्च भोजन और अन्य जरूरतों पर होता है, बाकी का वेतन उनकी बचत है, तो बचत की राशि क्या होगी? भाई 2/6 यहाँ खत्म हो गया, यानी 1/3। 2/6 का मतलब 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 खर्च हुआ, तो 1/3 प्लस 1/3 तो हो गया 2/3। अब 2/3 खर्च हो गया मतलब 3 में से 2 खर्च हो गया, तो जो राशि बची होगी बचत के रूप में वो 1/3 ही बची होगी। तो 45,000 का 1/3 निकालोगे तो 15,000 तो होगा, तो यही बचत होगी। अब इसमें बताओ लिखने जैसा क्या है? ये सवाल पूछे गए हैं, इन सवालों में आप ही मुझे बता दो भाई कि लिखने जैसा अगर कुछ दिख रहा हो तो मेरे को भी बताओ भाई कि हाँ सर यहाँ पर आपको लिख देना चाहिए कुछ। क्या लिख देना चाहिए? इसमें कुछ लिखने जैसा है ही नहीं तो क्या लिखें? ऐसे ही होंगे सवाल। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले का 3/2 है। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट दिख दिया। तीसरा भाग रस्सी की लंबाई का कितना है ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, एलसीएम ले लो 10। अब 10 का 1/5 मतलब 2 आएगा, बचा 8। 8 का 3/2 करोगे, 2 चौको 8। 8 का पहले भाग का 3/2 है, तो 8 का अगर 3/2 करोगे तो ये हो जाएगा 12। अब बात तीसरा भाग रस्सी की लंबाई का कितना। अब बात यहां पर आएगी कि भाई हमने तो एलसीएम टोटल रस्सी की लंबाई के लिए 10 ही लिया था और रस्सी की लंबाई फिर यहाँ पर जो दूसरा भाग है वो 12 कैसे हो सकता है? यही तो सोचने वाला बात है, यही केवल इतने हिस्से का वो काम है और कुछ है ही नहीं। यही तो सोचने वाला भाग है। सवाल एक बार फिर से पढ़ो। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, तो पूरी लंबाई अगर 10 है तो पहला भाग इसका 1/5 यानी 2 होगा। दूसरा भाग पहले का 3/2 है, जो दूसरा भाग है वो पहले का 3/2 है। पहला कितना है? 2। 2 का 3/2 मतलब 3 होगा, तो 3 2 5 यानी तीसरा भाग 5 यूनिट का बचा। अब तीसरा भाग रस्सी की लंबाई का कितना है? तो तीसरा भाग है 5, रस्सी की लंबाई है 10, तो 5 जो है वो 10 का कौन सा हिस्सा है? आधा ही हिस्सा है ना, डी राइट आंसर। ये सवाल अगर यहां पर आपने पढ़ने में सही से नहीं पढ़ा तो देखने में बहुत सिंपल बहुत सरल सवाल है, लेकिन अगर ये हिस्सा सही नहीं पढ़ा तो विश्वास करिए गलत होगा। 101% तय है ये बात, ये गलत हो ही जाएगा। अगला देखिए। चलो ऑप्शन दिख गया ना? हाँ ठीक है। 2 स्थानों के बीच में ट्रेन का किराया, बस का किराया और हवाई किराया जो है
5, 8 और 12 के अनुपात में है। ठीक है, उनके द्वारा यात्रा किए गए यात्रियों की जो संख्या है वो 3, 4 और 5 के अनुपात में है, ये भी ठीक है। और किसी विशेष दिन इन परिवहन साधनों के द्वारा एक ही यात्रा के लिए कुल किराया, मतलब एक ही यात्रा के लिए कुल किराया 1,07,000 वसूल किया जाता है। तो हवाई यात्रियों से वसूला गया कुल किराया ज्ञात कीजिए जो हवाई यात्रियों से वसूला गया। ठीक है, देखो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से और समझ जाओगे बहुत अच्छे से कि इसका आंसर 60,000 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कैसे सर? देखो हवाई यात्रा का जो एक टिकट का किराया है वो 12 के अनुपात में है और इसमें बैठने वाले जो लोग हैं वो 5 के रेशियो में है। तो टोटल किराया जो यहाँ से मिलेगा वो 12 गुणे 5 के रेशियो में ही तो मिलेगा, यानी 60 के रेशियो में मिलेगा। और जो संख्या 60 से कटेगी वो 10 से भी कटेगी और 6 से कटेगी, और जो संख्या 6 से कटेगी उसका नियम होगा कि वो 2 और 3 से दोनों से कटेगी। 3 का नियम क्या होता है? संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है, यही आपका आंसर है। क्या कहते हो बोलो? अब इसके अलावा अगर इस सवाल में, हालांकि ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको ये ऐसे ही अंदाजा लग जाता कि 60 का मतलब 3 का मल्टीपल ही है, 3 का मल्टीपल ही आंसर पकड़ना था, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी साहब। ठीक है, फोकस रहता पढ़ाने पर तो मन करता फिर पढ़ाते चले जाओ, पढ़ाते चले जाओ, फिर बातचीत नहीं होती है। क्या कहते हो? और आप लोग भी ये कमेंट से बता देना कि आप लोगों को किस प्रकार की पढ़ाई चाहिए, कि पढ़ाएं तो पढ़ाते चले जाएं, या बीच में थोड़ा बतियाना जरूरी हो गया है। बतियाना तब होता है जब, लेकिन बतियाने का कोई मजा नहीं है। चलो देखिए साहब, ए बी का रेशियो 15-16 है, बी सी का रेशियो 8-25 है, सी डी का रेशियो 20-9 है, तो ए और डी का रेशियो ज्ञात करिए। अब मेरी बात तो आप ध्यान से सुन लो, मेरी बात आप ध्यान से सुन लेना। अब कुछ लोग बच्चे होंगे जो इस सवाल को क्या नाम है बराबर करने में अपना समय जाया करेंगे। उनको लगेगा कि यार बराबर कर लेते हैं। अब वो बराबर कैसे होता है उसमें देखना जरा, जैसे ए बी सी डी 4 लोग हैं 4 लोग हैं, तो ए बी का रेशियो 15-16, तो 15-16 लिखा। फिर बी सी का रेशियो है 8 और 25, तो इसको भी अगर हम बी को 8 बनाते हैं 16 बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बी 16 है, तो इसको 16 बनाने के लिए 2 का गुणा करोगे 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हाँ सर, सी डी का रेशियो 20 और 9 का है, सी यहाँ पर 25 है, सी यहाँ पर 20 है। एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 के लिए इसमें 4 का गुणा होगा, यहाँ 4 का गुणा होगा, और यहाँ पे भी 4 का गुणा होगा। यहाँ 5 का होगा तो यहाँ पे भी 5 का होगा, यानी डी 45 आ जाएगा। अभी जो रेशियो आएंगे वो आ जाएंगे 15 चौको 60, 16 चौको 64, 25 चौको 100, 15 चौको 60, 16 चौको 64, 25 चौको 100, ये रेशियो बराबर होने के बाद आ गए। अब ऐसा बात यह है कि हमसे पूछा गया कि ए और डी का रेशियो बता दो। ए 60 है, डी 45 है, इनका रेशियो निकालना है, तो 15 चौको 60 और 15 × 45, यानी 4 और 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 और 3। ठीक है, तो क्या 4 और 3 आप सभी का आ रहा है? ए और डी का रेशियो 4 और 3 आ रहा सभी का? जिसका जिसका 4 और 3 है उन सब का गलत है, जिसका जिसका 4 और 3 है उन सब का गलत है। खैर इनको आप छोड़ी दो, ये और ये तो आंसर नहीं होंगे। रीजन बताता हूं क्यों नहीं होंगे, पहले इस सवाल को पूरा आप देख ही लो, समझ लो, फिर मैं रीजन बताता हूं कि ये दोनों ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, वो भी समझ। 15-16, 8-25 और सी डी का रेशियो 20 और 9, 20 और 9। बराबर करने के लिए यहाँ 16 डाल दो, यहाँ 16 डाल दो, यहाँ 25 खाली था 25 डाल दिया, इससे पहले यहाँ 8 खाली था, इससे पहले यहाँ 20 और 20। अब हमको रेशियो लेना है सिर्फ ए और डी का, तो ए वाला हिस्सा ये है, डी वाला हिस्सा ये है, इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है और किसी का नहीं लेना है। नहीं लेना है ना, बोलो नहीं लेना है ना, तो इन्हीं दोनों का रेशियो लो। तो 8 दूनी 16 यहाँ काट लो, 5 5 25 ये काट लो, 5 3 15 ये काट लो। ठीक, उसके बाद अगर मैं और देखूं तो 5 दूनी 10 से ये 20 काट दो 2 बार,
और 3 तीजा 9, ये काट दो, तो इन दोनों का फाइनल रेशियो 2 और 3 आ जाएगा, और 2 और 3 होने का मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सिर्फ ए और डी को देखना था। एक तो ये तरीका है कि पहले सबको बराबर किया, फिर जिन दोनों रेशियो को हमसे पूछा था हमने केवल उन्हीं को मिनिमाइज किया और किसी को छुआ नहीं, सी बी और सी को नहीं छुआ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, यहीं पे काम होगा। आप देखो, ये तो देख ही पाए हो कि अगर आपसे ए और डी का रेशियो पूछा है तो ए जो यहाँ पर है वो 15 और 16 के रेशियो में दिया है, और अगर हम डी को देखें तो डी का रेशियो जो यहाँ पर हमारे पास दिया वो 9 के रेशियो में दिया है। और 9 के रेशियो में होने का मतलब ये है कि कोई संख्या अगर 9 से कट रही तो 100% वो 3 से कटेगी ही कटेगी, और जो संख्या 3 से कटेगी ना, जो संख्या 3 से कटेगी वो कभी भी 4 से या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि वो 3 से कट रही है। ऐसा नहीं कि 3 से कटने वाली संख्या 2 या 4 से नहीं कट सकती, ऐसा नहीं। जैसे 3 से 24 कटता वो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन मल्टीपल वो किसका होगा, 3 का होगा। तो ये 2 और 4 इसलिए तो हो ही नहीं सकते थे, ठीक। बाकी के लिए आप इन दोनों को अगर चेक करना था तो इसको फिर ये करना पड़ता। मेरी बात समझ पाए सब लोग, है ना, क्लियर है? देखो, एक्स और वाई के मान दिए हैं और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो सिंपली क्वेश्चन है, एक्स और वाई के मान दिए, फटाफट रखेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो फटाफट रखने से फटाफट अगर आंसर आए तो फटाफट कर लेते हैं। एक्स का मान 4, वाई का मान 5, 4 रखोगे 20 हो जाएगा, वाई का मान 5 रखोगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान 4 रखोगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर y का मान 5 रखोगे तो 35 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y का मान 4 रखोगे 24, और यहाँ पर y का मान 5 रखोगे तो 20, और यहाँ पर x का मान 4 रखोगे तो 28, और यहाँ पर y का मान आपने 5 रखा तो 40। ठीक है, ये हो गया आपके पास 55/15 माइनस का, 55/-15 दिख रहा है। तो अगर हम 5 से काटेंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा। यहां पर हमारे पास देख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है क्या, 44 और बटे में माइनस के साथ 12। इसको 4 से काटेंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे -3 आएगा, तो ये भी -11/3 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस तो प्लस होता है, ये तो जुड़ता है, तो -11/3 -11/3, तो आंसर क्या बना, -22/3। यही तो जुड़ता ही तो है, तो क्या हो जाएगा, -22/3। अगला सवाल, एक खेल में राजेश खेल के पहले दौर में अपने पैसे का 1/3 हार जाता है। जुआ खेल रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दौर में अपने शेष पैसे का, जो उसके पास ये हारने के बाद बचे उसका भी 3/5 हारता है। और तीसरी जब बाजी खेलता है तो जो बाकी पैसा बचा उसका भी 4/7 हार जाता है। यही रहा है, उसके बाद मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा है, मतलब अब जो बचा है वो कितना है, जो मूल धनराशि का था। मैं क्या बोल रहा हूँ, 3, 5 और 7 का एलसीएम ले लो, ये एलसीएम हो जाएगा 105, यानी मूल राशि हो गई 105। बहुत ध्यान से सुनना, मूल राशि हो गई 105। अब यहां पर अगर मूल राशि का 1/3 हार जाता है, सुनिएगा, 1/3 अगर हारा तो 2/3 बचा। हाँ सर, 2/3 बचा। इसका 2/3 जब करोगे तो 70 आएगा। अब ये जो बचा इसका फिर 3/5 हारा तो 2/5 बचा होगा इसका, यहाँ पर 3/5 हारा तो 2/5 बचा होगा, यानी कि 28 बचा होगा। तीसरे बाजे में फिर 4/7 हार गया तो 3/7 बचा होगा, तो ये 12 बचा होगा। मूल धनराशि थी 105, अब उसके पास बचा है 12। यही पूछा था कि ये इसका कौन सा भाग है। 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 से इसको काट लोगे 35, तो कौन सा हिस्सा बचा होगा उसके पास, तो बोलोगे सर 4/35 हिस्सा मूल धनराशि का अभी भी बचा है। अब इससे सिंपल तरीका इस सवाल का नहीं हो सकता, ये लिख लो।
नहीं हो सकता। और आप सोचो कि एग्जाम के इतने समय में मैं आपको एक एक स्टेप और एक एक चीज बताऊं, तो वो तब सीखी जाती है महाराज जब आप चीजों को पढ़ रहे होते हो, सीख रहे होते हो, जो मैं अपने बैचेस में सिखाता हूँ, चाहे वो एनटीपीसी का फाउंडेशन बैच हो और चाहे वो कंप्लीट मैथ फाउंडेशन बैच हो, जो सभी रेलवे के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जब आप चीजें सही पढ़ते हो तो सवाल इस ढंग से होने लगता है, खटाखट खटाखट। नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे सड़ गए, यानी 18 अंडे खरीदे, 3 सड़ गए, तो 3 सड़े अंडे और बाकी 15 सही अंडे। तो 3 सड़े अंडे और बाकी 15 सही अंडों का रेशियो होगा 1 और 5 का। करेक्ट, करेक्ट। टोटल बना 6। अब कह रहा है नूरी के पास कितने अच्छे अंडे होंगे अगर वो 690 अंडे खरीदती है, यानी टोटल अंडे खरीदे 6, जिसका रेशियो आपके पास 6 के रेशियो में है। क्या बात है यार, टोटल कितना बना 6, 6 के रेशियो का मान 690 है, एक का मान होगा 115। अब आपसे पूछा गया तो उसके बाद अच्छे अंडे कितने हैं, तो 5 के रेशियो में, एक का मान 115 है, 5 का मान क्या होगा 575 होगा, यानी उसके पास 690 अंडे खरीदे गए जो थे, उसमें 575 अंडे सही हो गए। अल्ले लो, सवाल खत्म। ये 143 नंबर सवाल है, और 143 नंबर से आपको कुछ याद ही आ जाता होगा। क्या कहते हैं 143 को, क्या कहते हैं 143 को? 143 जो अंक है वो किसका सिंबल होता है, क्या कहा जाता है? इलू इलू है, बताओ। सवाल नंबर 144 देखो, यहां पर आपने सवाल देखा है 143, यहां पर आप सवाल देख रहे हो 144, इसके बाद आप सवाल का नंबर देखो 147, मतलब हर एक सीक्वेंस में सारे सवाल उठा के नहीं ले आए हो। चीजों को समझना होता है, पढ़ना। हर एक सवाल में पढ़ता था कि ये सवाल कहीं पीछे जैसा रिपीटेड तो नहीं है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 5 और 7 के अनुपात में है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया गया। लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात 1 और 1 है। शुरुआत में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना है, सुनो। देखो, लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच में शुरुआत में अंतर है 2 यूनिट का, यानी अंतर 2 से कटने वाली संख्या होगी। अब एग्जैक्ट 2 तो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अगर 2 होती तो 5 लड़के होते, 7 लड़कियां होती, और अगर 8 लड़के और आ जाते तो 5 और 8 13, और 7 का रेशियो कभी 1 और 1 तो नहीं होता, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो 100% तय, ये तो 100% तय हो गया। अब अगर मैं ये मान लेता हूं कि इनके बीच का जो ये अंतर है, अगर ये 10 के बराबर है, तो एक का मान 5 होगा, एक का मान 5 हो गया, तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा, और ये हमारे पास 35 हो जाएगा। यहां पर 8 लड़के अगर और भर्ती हो जाते हैं तो ये 33 बनेगा, और 33 और 35 का रेशियो कभी 1 और 1 नहीं हो सकता, मतलब खत्म हो गया। अब एक चीज कंफर्म हो गई कि जैसे 2 यूनिट का मान हमने 10 लिया था, जिससे रेशियो हमारे पास 1 और 1 नहीं बना, तो तुम 10 से बड़ा आंसर नहीं लेंगे, 10 से छोटा आंसर लेना। अब 10 से बड़ा आंसर ये हो नहीं सकता, छोटा आंसर एक ही बचा था 8। चेक कर लो, चेक कर लो, इनके बीच का अंतर है 2। अब मान लो 2 का मान आपके पास 8 है, तो 1 यूनिट 4 होगा, 1 यूनिट 4 होगा तो ये 20 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। मतलब लड़के हो जाएंगे 20 और लड़कियां हो जाएंगे 28। अब इसमें अगर 8 लड़के और भर्ती हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 28 होगी और लड़कियों की भी 28 होगी, जिसका रेशियो 1 और 1 हो जाएगा। अब इतने में ही सवाल होगा, और आपके सामने करके भी दिखा रहा हूं। अब इसके लिए अगर मैं 5 स्टेप लिखूं, एक्स मानू, डीसीएम लगाऊं इन सवालों में, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड करूं, ये सवाल है क्या फ्लैग जो उसमें ये सब करना होगा? भैया, बाबू बताओ, तुम बताओ, है क्या ये सवाल उस लायक नहीं है ना? अगले सवाल पर आइए। एक संस्था में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4 और 5 था। संस्था में पुरुषों की संख्या का 80% और महिलाओं की संख्या का 60% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। संस्था में पुरुष सदस्यों का महिला सदस्यों से नया अनुपात क्या है, सुनो। पुरुष सदस्यों का महिला सदस्यों से नया अनुपात क्या है, सुनिए। पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4 और 5 था, तो इसको मैं 40 बोल देता हूं, इसको मैं 50 बोल देता हूं।
पुरुषों की संख्या में 80% वृद्धि हुई तो इसका 80% 32 हो गया, और अगर इसमें 32 की वृद्धि कर देंगे तो ये 72 हो जाएगा। और मेरे भाई अगर संख्या 72 हुई तो ये या तो 18 से कटेगी, या तो 9 से कटेगी, या तो 8 से कटेगी। 15 से तो नहीं कट सकती, तो ये गया आंसर। 18 से कट सकती है, 9 से कट सकती है, 8 से कट सकती है, 15 से नहीं कट सकती है। 15 से नहीं कट सकती है तो एक ऑप्शन तो अपने पास से गया कि वो नहीं हो सकता। महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई, इसका 60% क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, 30 बढ़ जाएंगे यहाँ पर, और 30 अगर यहाँ पर बढ़े तो ये संख्या हो गई 80। अब 80 जो है 10 से कट सकता है लेकिन 15 से नहीं कट सकता, ये खत्म हो गया। अब अगर यहाँ पे इसका रेशियो लेना है तो 9 8 से काटोगे तो 8 9 72 और 8 2 80, यानी 9 और 10 का रेशियो मिलेगा। सी खत्म, सी बी आंसर, ए बी खत्म। मेरी बात समझ पाए हो सब लोग? हाँ या ना का जवाब देना, हाँ या ना का जवाब देना। अच्छा, ये करने की जरूरत थी नहीं इस सवाल में, मैं आपको ऐसे भी बताता हूँ, सुनिए। केवल वृद्धि से ये सवाल किया जा सकता है। जैसे बोला पुरुषों में 80% की वृद्धि हुई, 80% का मतलब होता है 4/5, यानी पुरुषों की संख्या पहले 5 के रेशियो में थी, अब बढ़ जाएगी तो 9 के रेशियो में हो जाएगी, क्योंकि 4 लोग बढ़े। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी महिलाओं की संख्या जो पहले 5 के रेशियो में थी वो 3 बढ़ जाएगी, 8 के रेशियो में हो जाएगी। यानी ताजा जो पुरुष और महिलाओं की संख्या होगी, जो ताजा ताजा होगी, उसमें पुरुषों की संख्या 9 से कटेगी और महिलाओं की संख्या 8 से कटेगी। पुरुषों की संख्या 9 से कटेगी और महिलाओं की संख्या 8 से कटेगी। जितने भी ऑप्शन थे, मान लो ये ऑप्शन थे, तो पुरुषों की संख्या 9 से कटेगी, इसमें नहीं कट रही है, इन दोनों में कट रही है, इसमें नहीं कट रही है। महिलाओं की संख्या 8 से कटेगी, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या 9 से कटेगी ना, पुरुषों की संख्या 9 से कटेगी तो ये गलत ऑप्शन हट गया। अब ये या तो ये, और अब अगर महिलाओं की संख्या का रेशियो देखना तो यहां से आगे बढ़ जाते। सिंपल सी बात थी, अब क्या ही करते, कोई दिक्कत ही नहीं थी, हो ही जाता आराम से है। क्या आ गया? आ गया, चलो ठीक है। देखो अगला सवाल। कह रहा है कि 30 अंकों की गणित की परीक्षा में 40 छात्रों के कक्षा ए के औसत प्राप्त अंक जो हैं, 30 अंकों की गणित की परीक्षा में 40 छात्रों के कक्षा ए के औसत प्राप्तांक जो हैं वो 23 हैं। इस परीक्षा में 45 छात्रों के कक्षा बी का औसत प्राप्तांक 22 है। दोनों कक्षाओं के औसत अंकों का कक्षा ए के औसत अंकों से अनुपात ज्ञात कीजिए। वाह 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 वाह, पढ़ो, करो एक बार कोशिश। देखो, थोड़ा सा नजर ऑप्शन पे भी डाल लेना, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है? एक नजर ऑप्शन पे भी रखना और उसके बाद फिर इस सवाल को आगे करने के लिए बढ़ना। सवाल नंबर 149, चलो हट जाता हूं, 149। चलिए जी, बताइए 149 को, ठीक है? देखो है क्या ना भाई, आप देखिए, चाहे कक्षा ए की बात हो चाहे कक्षा बी की बात हो, उनके लिए जो गणित के मैक्सिमम नंबर है ना वो 30 ही हैं। इसी में नंबर लाए हैं बच्चे, जैसे यहाँ पर औसत प्राप्तांक 23 और इसमें औसत प्राप्तांक 22। लेकिन गणित के जो हाईएस्ट नंबर है वो सेम है, यहाँ पे भी 30 है, दूसरे के लिए भी 30 है, तो अब इसका यूज करना ही नहीं है, इसका काम ही खत्म। दोनों कक्षाओं के औसत अंकों का यूज पूछ रहा है। पहली कक्षा में 40 छात्र हैं और इनका औसत आया था 23। दूसरी कक्षा में 45 छात्र हैं और इनका औसत कितना था? 22। आप वेटेड एवरेज लगा के काम कर सकते हो, इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो,
प्लस कर लो, बटे में दोनों की संख्या लिख सकते हो। बिना इसके रेशियो लगा के भी काम कर सकते हो। कैसे कि हमारे पास कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, इन कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात अगर लेंगे तो 8 और 9 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 45। अगर हम पूरी क्लास का औसत निकालते हैं तो छोटे वाले को हमने मान लिया कि यही हमारा औसत है, मान लो 22 औसत है, तो 22 से 22 का अंतर 0, 0 गुणे 9 0, ये एक ज्यादा है, 1 गुणे 8 हो जाएगा, बटे में हमारे पास टोटल संख्या 9 8 17 होगी। तो पूरी क्लास के अगर हम औसत की बात करेंगे तो पूरी क्लास का औसत होगा 22 प्लस 8 बटे 17, पूरी क्लास का औसत, दोनों क्लासेस का मिलाकर औसत ये हो, दोनों क्लासेस का, दोनों कक्षाओं के औसत अंक और कक्षा ए के औसत अंक का अनुपात। तो दोनों क्लास के औसत अंक हमारे पास हैं 22 प्लस 8 बटे 17, और कक्षा ए के अगर हम औसत अंक को देखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएंगे, सॉरी 8 गुणे 23 यानी कि 40 गुणे 23 हो जाएगा। ये पहले रखना है, ये बाद में रखना है, और इसी से औसत निकाल लेना। अच्छा, इसके औसत अंक है ना, दोनों क्लास के औसत अंक, कक्षा ए के औसत अंक, कक्षा ए के औसत अंक सिर्फ 23 है, कक्षा ए के औसत अंक सिर्फ कितने हैं, 23 है। बस ये रेशियो निकालना, और कुछ नहीं करना। वो दोनों क्लास का औसत अंक यहां से निकलेगा, कक्षा ए का औसत अंक यहां से निकलेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ पाए हो सभी लोग? हाँ या ना का जवाब देना, नहीं आया हो तो बता देना अच्छे ढंग से, आ जाए तो बता देना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इस हिस्से को मैं पहले रखूंगा कि 22 प्लस 8 बटे 17, ये दोनों क्लास के हैं, ए और बी का औसत अंक क्या है, 22 प्लस 8 बटे 17 ये, और कक्षा ए का जो औसत अंक है वो 23 के रेशियो में। इन्हीं दोनों का अनुपात आपको फाइनली निकालना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कक्षा ए का औसत अंक 23 के रेशियो में, तो हम ये देखें कक्षा ए वाला में 391 या 382 में से कौन सा क्या नाम है 23 से कटने वाली संख्या। ये देखना बहुत आराम वाला काम हो जाएगा कि इन दोनों में से अगर हम ये देख लें कि कौन सा 23 से कटने वाली संख्या है, तो ये बड़ी आसानी से बोला जा सकता है सर 391 23 से कट सकता है। 23 एकम 23, 16 बचेगा, 161 हो जाएगा, 23 सत्ते 161 हो जाएगा, ठीक है। तो 382 वाला तो आंसर खत्म हो गया, 382 वाले जिसमें कक्षा ए के लिए वो तो आंसर खत्म हो गया कि 391 रहेगा। अब यहां पर 382 या 380 आएगा, ये देखना जरूरी है। देखो जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसकी इकाई का अंक क्या आएगा, इसका गुणा होगा प्लस ये जोड़ा जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 प्लस 8 22, यानी इकाई में 2 आएगा, इकाई में 2 आएगा, जीरो नहीं आएगा, आएगा 2, जीरो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आएगा तो ये खत्म। भैया कितने लोग पूरा सॉल्व किए हो, बताना। कितने लोगों ने ये कहा, ये सोचा कि जब तक हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक सर जी भी इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सर का आंसर नहीं आएगा, सर यहाँ पे फंस चुके हैं। कितने लोगों ने ऐसा सोचा? तो ऐसा सोच भी कैसा सकते हो, सोच तो सकते हैं सर हम। चलो ठीक है, सोचने में क्या ही बुराई है। ये सवाल देखो, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 और 6 के दोनों पदों से घटाने पर 17 और 22 से कम प्राप्त हो। 17 रेशियो 22 से कम प्राप्त हो, इस शब्द को छोड़ना नहीं है यहाँ पर, छोड़ दिया तो काम खत्म है, ये शब्द नहीं छोड़ देना यहाँ पर। ये सवाल ये कह रहा है, सुनो ध्यान से, 5 और 6 के रेशियो में से दोनों में से हम क्या घटा लें, इसमें से भी क्या घटा लें और इसमें से भी क्या घटा लें कि ये जो वैल्यू आए ये 17 और 22 के रेशियो से कम आए, यानी 17 और 22 का रेशियो इससे बड़ा। ऐसा इसमें क्या घटाना है, करना तुमको वैसे कुछ नहीं है, करना वही है डबल क्रॉस मेथड ही, और कुछ नहीं करना है, लेकिन थोड़ा समझ कर करना। 22x और 17x का अंतर आएगा 5x, या इसको ऐसे डाउन करके लिख लो 5x, 22 पंचे 110, 17 छक्का 102,
110 और 102 का रेशियो आपके पास यहाँ पर देखना है। 110 और 102 का, 22 पंचे 110, 17 छक्का 102, रेशियो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। और 22x इधर और 17 इधर, तो 5x आ जाएगा, है ना। 22 17 22 से कम प्राप्त हो तो 17 और 22 से कम प्राप्त हो। तो यहां पर आपके पास मिलेगा 22 पंचे 110, 17 छक्के 102, अंतर आएगा 8 का। ठीक है, कितना आएगा, 8 का। x का मान क्या हो जाएगा, लेस देन 8/5। 8/5 का मतलब 5 एकम 5, 5 छक्का 30। छोटी से छोटी पूर्ण संख्या निकालनी है, ये हमारे पास दशमलव में आई है। अब छोटी से छोटी पूर्ण संख्या तो 1.6 है, तो पूर्ण संख्या बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे ना। तो लगभग में आंसर मिलता है इस सवाल का, और भी क्या मिलेगा, 1.6 मिलेगा, जिसे हम अगर पूर्ण रूप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 0.5 से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब कौन सी पूर्ण संख्या है जो ज्ञात करनी थी, तो आप बोलोगे वो पूर्ण संख्या 2 है। कौन सी है भाई साहब, 2। आओ महाराज अगले सवाल पर। अनीता और विनीत 1950 रुपए की राशि को 6 और 7 के रेशियो में विभाजित करते हैं। उनमें से प्रत्येक के हिस्से में जब 100 जोड़ा जाता है तो उनके शेयरों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे भैया, 7 और 6 13, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 1 का मान 150, 1 का मान 150, 6 का मान 900, 6 का मान 900, 7 का मान 1050, 100 जोड़ दो, ये 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1150। रेशियो ले लो, 5 से काटोगे 20, 5 से काटोगे 23, 100 जोड़ने के बाद जो रेशियो आएगा वो 20 और 23 का। ए इज द राइट आंसर। यदि हम किसी भिन्न के अंश के 50% और हर को 80% बढ़ा देते हैं तो नई भिन्न वास्तविक भिन्न की कितनी है। सुनिए, मान लीजिए कि वास्तविक भिन्न का अंश भी 100% है और हर भी 100% है, यानी ये भिन्न टोटल 1 है। अब पुरानी भिन्न के अंश में हमने कितना बढ़ाया, 50%, तो ये हो गए 150, और पुरानी भिन्न के हर में हमने 80% बढ़ाया तो ये हो गई 180। तो 0 से 0 और 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, यानी नई भिन्न हो गई 5/6। तो कह रहा है नई भिन्न वास्तविक भिन्न का कितनी है, तो नई भिन्न 5/6, वास्तविक भिन्न है 1, इसका कितनी है, तो भाई 5/6/1 का मतलब 5/6 ही रहेगा ना। कितनी, 5/6 है। ठीक है ना। चलिए जी अगले सवाल पर। दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाता है तो यह बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर होगा, तो छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या चूंकि 2 के रेशियो में है तो सारे ऑप्शन 2 के रेशियो यानी 2 से कटने वाले हैं, तो इसके लिए काम नहीं कर सकते हो कि अब हम कोई भी ऑप्शन, वैसे चाहो तो ऑप्शन उठा के भी चेक कर सकते हो, लेकिन देखो इधर, मान लो कि अगर हम छोटी संख्या को 200 मान लेते हैं, तो 2 का मान अगर 200 है, 3 का मान 300 होगा। अब जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करो, छोटी संख्या का 20% 40, इसमें अगर 20 जोड़ देंगे तो 60, तो यह बड़ी संख्या के 10% यानी 30 से 25 अधिक के बराबर होती है। ऐसा क्या बराबर हो रहा है क्या, तो बोलोगे नहीं, मतलब ये आंसर नहीं है। ऐसे करना होता है। अब हमने छोटी संख्या अगर 100 ले ली, तो ये 100 तो एक 150, अगर ये 100 हो जाएगी तो वो 150 हो जाएगी। छोटी संख्या के 20% में 20, इसके 20% में 20 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ देंगे, बड़ी संख्या का 10% 15, 15 में 25 जोड़ देंगे, ये भी 40, दोनों बराबर हो गए। बोले हाँ सर, बराबर होने की बात कही गई थी, यानी छोटी संख्या क्या रही होगी, 100। आगे के ऑप्शन हमें चेक ही नहीं करने हैं, जिससे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई उसको लिया, सेटिस्फाई कराया, आगे बढ़ गए। अब हमें आगे का इसमें चेक ही नहीं करना था कि भैया हम आगे चेक करने बैठ रहे हैं कि भाई वो वाला ऑप्शन भी तो चेक कर ले, क्यों कर ले, 4 में से एक ही ना ऑप्शन सही होगा। आइए, अच्छा ये सवाल को समझना जरा, ये सवाल दिखने में लगता बहुत सरल है,
लेकिन कई बार, विश्वास करो, कई बार ये कंफ्यूजन के कारण ही बच्चों से गलत हुआ। एक दो बार नहीं, तमाम बार इस सवाल की ये लेगेसी रही है, ये हमेशा गलत हुआ है बच्चों से। लेकिन मैं आपको तरीका बहुत बढ़िया बता देता हूं। जब कभी भी आपके पास इस प्रकार का सवाल हो, मान लो लिखा है a/3 बराबर में है b/4 और बराबर में है c/5, तो इसका मतलब ये है कि एक का 1/3, बी का 1/4 और सी का 1/5 बराबर है। और जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें इसका रेशियो निकालना हो कि ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, अगर ये पूछा जाए कि ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं, जो बटे में संख्या लिखी है यही इनके रेशियो हो जाएंगे। यानी ए बी और सी के रेशियो क्या हो जाएंगे, 3, 4 और 5 ही हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना, यही रेशियो होंगे 3, 4, 5। डायरेक्ट आप इसी को आंसर लगाइए, खत्म, कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो एनटीपीसी का सवाल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कह रहा है a/b क्या होगा, 7 और 3 होगा। बोले सर कैसे? अरे भैया कंपोनेंडो डिविडेंडो दिख रहा है इसमें, योगांतर निष्पत्ति लगानी है रेशियो के इस क्वेश्चन में। ऊपर लिखा है a³ + b³, नीचे लिखा है a³ - b³। तो अगर मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा तो ये हमारा बन जाएगा a³/b³। जिसको कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, सर कंपोनेंडो डिविडेंडो की एक पूरी क्लास लिख लीजिए। और ये कमेंट अगर 10 से ज्यादा होंगे जिन बच्चों को पढ़ना है तो मैं इस पूरे का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर के लिए क्या होगा, ऊपर 185 + 158 हो जाएगा जो कि 343 बना देगा, और नीचे हमारे पास 185 - 158 हो जाएगा जो कि 27 बना लेगा। ऊपर 343 और नीचे 27, ऊपर क्या बन गया 343 और नीचे क्या बन गया 27। तो 343 का घनमूल लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और 27 का घनमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ए और बी का रेशियो 7 और 3 हो गया, खत्म हो गई कहानी। यही था, यही सवाल ही था। अब इससे ज्यादा इसमें क्या कर सकते हो, अगले सवाल पर आ सकते हो, बस आ गए अगले सवाल पर। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7, 8 और 9 के रेशियो में है। सीटों की संख्या को क्रमशः 30%, 40% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव आया। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? देखो जब सीट 30% बढ़ाई जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा जो सीट पहले 10 थी वो 13 के रेशियो में होगी नई सीट। 40% बढ़ाए जाने का मतलब जो सीट पहले 5 के रेशियो में थी वो अब 7 के रेशियो में होगी, और 50% सीट बढ़ाए जाने का मतलब जो सीट पहले 2 के रेशियो में थी अब 3 के रेशियो में होगी। तो कह रहा बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, तो बढ़ी हुई सीटों में ये पहला 13 से कटेगा, दूसरा 7 से कटेगा, तीसरा 3 से कटेगा। पहला जो 13 से कटेगा, 13 से कटने वाली संख्या जो है ये है नहीं, 13 से कटने वाली ये है नहीं, 13 से कटने वाली ये है नहीं, एक ही ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है 13 में। दूसरी संख्या 7 से कटेगी, 7 से कट रही, तीसरी संख्या 3 से कटेगी, 3 से कट रही। हो गया सवाल। 91, 112, 135, हो गया सवाल। अब बताओ क्या करें यार इसमें हम, आप ही बोलो इसमें क्या है मतलब। एक बैग में 3,000 रुपए हैं जिसके नोट 50 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग में है। यदि 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए के नोटों का अनुपात जो है 5, 8 और 10 है, तो आपसे कह रहा है बैग में 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी। देखो 50 रुपए का जो नोट है ना वो 8 के रेशियो में है, तो आंसर 8 का मल्टीपल होगा जो कि सारे हैं। अब मैं अगर ये देखूं कि 100 रुपए का नोट 5 के रेशियो में है तो 500 बनेगा, 50 रुपए का नोट 8 के रेशियो में है तो 400 बनेगा, 50 8 400, और 10 के नोट 10 के रेशियो में तो 100 यहाँ बनेगा। 500, 400, 900, 900 और 100, 1000। मतलब हमारे पास टोटल रुपया बन रहा है 1000, जबकि यहाँ बोला गया है कि 3000 रुपया, मतलब 3 गुना है, 3 गुना है ऐसा बोला गया। तो यहाँ पर जो 50 के नोटों की संख्या है अपने रेशियो का एग्जैक्टली कितने गुना होगी, 3 गुना। तो 8 का अगर हम 3 गुना कर देंगे तो 50 के नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। पकड़िए, खत्म हो गया सवाल। काहे इधर उधर जाएंगे, काहे इधर उधर जाना भैया, जरूरत नहीं है जाने की, क्या करी जाके, जाइएगा, नहीं जरूरत ना। अगला सवाल।
ए अनुपात बी 1:3 है, बी अनुपात सी 5:4 है, सी अनुपात डी 2:3 है, तो ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। देखो एक ऐसा सवाल तुमने किया था अभी पीछे जिसमें ए और डी का रेशियो पूछा था, अब इस सवाल में सबका रेशियो पूछ लिया एबीसीडी। जब कभी ऐसा हो कि सभी का रेशियो एबीसीडी पूछ ले तो आप बराबर करने मत लग जाना, तब वहां पे बराबर करने की जरूरत नहीं है जब सबका रेशियो पूछ ले। अब आप ये देखो कि ए और बी का रेशियो 1 और 3 है, तो वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए और बी का रेशियो 1 और 3 में हो कंफर्म। इसमें है क्या 1 और 3? नहीं है, खत्म हो गया। इसमें 1 और 3 है, नहीं है, खत्म हो गया। इसमें 1 और 3 है, हाँ है, ये हो सकता है। इसमें 1 और 3 है, हाँ है, ये हो सकता है। दो खत्म, दो बचे। बी और सी का रेशियो 5 और 4 होना चाहिए। अब जो बचे हैं उसी में देखोगे, इसमें बी और सी का रेशियो 5 और 4 होना चाहिए, मतलब बी बड़ा है सी छोटा, जबकि यहाँ उल्टा है, सी बी बड़ा है सी छोटा है, तो ये खत्म हो गया। बचा एक ही ऑप्शन, वो आपका आंसर। भैया 4 में से 3 ऑप्शन को गलत साबित कर दिए हो तो जो बचा एक होगा वही ना सही होगा बाबू, काहे के लिए। 3 धनात्मक संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है यदि संख्याएं 3, 7 और 8 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग इतना दिया। सबसे छोटी संख्या जो है वो 3 के रेशियो पे है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर सबसे छोटी संख्या 3 के रेशियो में है तो ये 3 से सभी कट रहे हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं भैया, 3 से कटने वाले हैं। तो अब ऑप्शन का सहारा तो यहाँ लेना ही नहीं। और ऐसा नहीं कि ले नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कि ले नहीं सकते हो, ले सकते हो, लेना नहीं ये कह रहा हूं। इनके वर्गों का योग दिया है, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इनके वर्गों का योग दिया था ये। 49 और 9 58, 58 और 2 60, 60 और 60 120, यानी कि 122 हो गया। ये कितना हो गया? 122 हो गया। 122 एक्स स्क्वायर का मान 7808 के बराबर। तो फिर उसके बराबर करना, फिर एक्स का मान निकालना, वर्गमूल निकालना, वैल्यू रखना, लंबा हो रहा है ना। एक तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे ऑप्शन देखने हैं तो मैं पहला ऑप्शन अगर मान लूं कि सबसे छोटी संख्या 30 होती तो कितने गुना है? 10 गुना है। तो अगर मैं इसको 30 ले लेता, ये 70 हो जाती, और भाई साहब ये 80 हो जाती। अगर मैं इन संख्याओं का स्क्वायर करता, स्क्वायर करने पे इसकी इकाई का अंक भी 0 होता, इसकी इकाई का अंक भी 0 होता और इसकी इकाई का अंक भी 0 होता। और सबकी इकाई अंक 0 होते तो जोड़ने पर इकाई अंक 8 कभी आ ही नहीं सकता था। मतलब ये 30 तो आंसर 100% तय हो गया कि नहीं हो सकता। चलो अगला ऑप्शन ले लो, 24। 24 3 का 8 गुना है, मान लीजिए कि ये 24 हो गई 8 गुना होने के बाद। तो ये 7 अपने का 8 गुना होगा तो 56 हो जाएगा, और ये 8 अपने का 8 गुना होगा तो 64 हो जाएगा। करेक्ट है? बोलोगे हाँ सर। 24 का स्क्वायर 576, इकाई अंक 6 है। 56 का स्क्वायर जो भी होगा उसकी इकाई का अंक 6 होगा, और 64 का स्क्वायर जो भी होगा उसकी इकाई का अंक भी 6 होगा। तो 6 6 6 सभी को जोड़ने पर 18, मतलब इकाई अंक 8 आना चाहिए। तो यहाँ से मिल रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। अभी ऐसा नहीं कि हमने कह दिया नहीं होगा, ये हो सकता है। अगर हम 27 लेंगे तो इसका 9 गुना होगा। मान लीजिए अगर हमने 27 ले लिया तो इसका 9 गुना, तो इसका 9 गुना 63 होगा, और इसका 9 गुना 72 होगा। अब 27 का अगर स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 9। इसका स्क्वायर करोगे इकाई अंक 9, इसका स्क्वायर करोगे इकाई अंक 4। जोड़ने पर 9 9 18 4 22, 2 मिलेगा, जबकि यहाँ 8 है तो ये भी खत्म। ऐसे 36 में भी नहीं मिलेगा, यानी कंफर्म हो गया कि आंसर आपका 24 होगा। सबसे छोटी संख्या 24 होगी। ये है तरीका, वरना आप करने को तो ऐसे कर ही रहे थे कि ये 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर हो गया, और इन सभी का जो योगफल है वो हमारे पास 7808 के बराबर है। करने को तो आप ऐसे कर ही रहे थे, सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो फिर ऐसे कुछ सीखना नहीं है नया, तो अगर फिर यही वही पुराने डर्रे अपनाने हैं तो ये करिए सॉल्व। नहीं तो अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, हो गया सवाल खत्म। कुछ अगर नया सीखोगे तो मेरी क्लास में सीखोगे, हर एक क्लास में, ये गारंटी है मेरी, नया सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी। और अगर इसकी इच्छा नहीं है तो ये भी नहीं कि मैं आपको पुराना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपसे बोलूंगा कि फिर ये कर लेना। अब देना समय, आपके पास समय ही समय है फिर। 45/75, 3/5,
51/68 और 256/81 का यौगिक अनुपात क्या है? यौगिक अनुपात का मतलब ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होगा आपको कंपाउंड रेशियो। अब इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है पता है? कि जब कभी आपसे यौगिक अनुपात पूछता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हो A अनुपात B, C अनुपात D, इसका यौगिक रेशियो निकालना है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास A/B और ये हो गया आपके पास C/D। तो अंश का अंश के साथ गुणा करके लिखना होता है और हर का हर के साथ गुणा करके लिखना होता है। तो यहाँ पर जितने भी अंश हैं उन सभी का आपस में गुणा करके लिखोगे 45 गुणे 3 गुणे 51 और गुणे में 256, और जो हर है उसको आपस में नीचे गुणा करके लिखोगे 75 5 68 और 81, ये लिखोगे। हो गया सवाल खत्म। सॉल्व कर लीजिए, उत्तर ले लीजिए, कहानी खत्म करिए। चलो करो सॉल्व, करेंगे। देखो जरा 17 3 51, 17 चौको 68, ठीक है। 15 3 45, 15 पना 75, ठीक है। हाँ सर ठीक है। और 4 से इसको काट दो, 64 बार, ठीक है। हाँ सर ये भी ठीक है। 3 त्रिका 9 से 9 बार ये खत्म। अब ऊपर 64 होगा और नीचे क्या होगा? 5 पचम 25, 25 गुणे 9, है ना? नहीं 3 से भी और कट जाएगा, 3 ये भी बाकी है ना, 3 3 9 ये भी हो जाएगा। ऊपर हमारे पास अब बचेगा 64 और नीचे होगा 5 पचम 25, 25 से 75, 64 बचे 75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये होता है यौगिक अनुपात। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ये नहीं जाने होंगे कि यौगिक अनुपात एक्चुअल में होता क्या, तो ये होता है, ठीक है भैया। आओ अगला सवाल देखिए साहब, आइए। ए ने 1500 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया। बी 2 महीने के बाद 20,000 की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ा। वह अनुपात जिसमें वर्ष के अंत में लाभ ए और बी के बीच में बांटा जाए क्या होगा? लाभ हमेशा पूंजी और समय के अनुपात के गुणनफल में बांटा जाता है। अब इसने 15,000 लगाया, इसने 20,000, 3 जीरो से 3 जीरो इसके खत्म, 5 तीजा 15, 5 चौको 20। ए की पूंजी 3 के रेशियो में लगी, बी की पूंजी 4 के रेशियो में लगी। ए की पूंजी 3 के रेशियो में जो लगी है वो पूरे 12 महीने के लिए लगेगी, पूरे 12 महीने के लिए लगेगी, तो 3 गुणे 12। बी की पूंजी जो 4 के अनुपात में लगी है, ये 2 महीने बाद आया था तो 10 महीने के लिए लगी होगी। भैया जी इतना ही काम है और कुछ नहीं। तो 4 तीजा 12। तो जो प्रॉफिट बनेगा किस रेशियो में बनेगा? 9 और 10 के रेशियो में बनेगा। यही आपसे पूछा गया था कि लाभ का अनुपात किस रेशियो में होगा, तो 9 और 10 के रेशियो में होगा। अब बताओ क्या करिए माए से ज्यादा कुछ करा जा सकता है? आइए। अबे एक ऑप्शन नीचे है क्या? चलिए जी देखिए, सुंदरी, कासू और ज्योति ने दो दो टेस्ट लिए। अच्छा जी, उनके 2 परीक्षण में से प्रत्येक के लिए प्राप्त अंकों का कुल अंकों से अनुपात दिया, ये भी ठीक है। सवाल क्या पूछ रहा? उनमें से किसने सबसे अधिक प्रगति दर्ज करी? मतलब पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसका हुआ? तो पहले सुंदरी की बात करते हैं। पहले टेस्ट में 60 में से 24 नंबर आए, 6 चौको 24, 40% हुए। दूसरे टेस्ट में 40 में से 32 नंबर आए, 4 अट्ठे 32 यानी 80% नंबर आए। तो 40 से 80 होने का मतलब 2 गुना हो गया। 2 गुना का मतलब 100% बढ़ी। 2 गुना होने का मतलब यहाँ पर जो वृद्धि दिख रही है वो 100% की वृद्धि दिख रही है। किसके में? क्या नाम है? सुंदरी के में। अब हम बात करते हैं कासू के में। कासू ने पहले टेस्ट में 70 में से 35 अंक प्राप्त किए, यानी कि 50% अंक प्राप्त किए। और दूसरे में से 60 में से 54 अंक प्राप्त किए, तो 6 9 54, 90% अंक प्राप्त किए। 50 से 90 होने का मतलब 40% बढ़ा 50 में से। अगर रेशियो निकालोगे तो 5 से 9 हुआ, यानी 4 बढ़ा। किसमें से? 5। 4/5 का मतलब इनकी प्रगति का दर जो प्रगति है वो 80% इन्होंने प्रगति करी। किसने? कासू ने। सुंदरी ने 100% प्रगति करी, कासू ने 80% प्रगति करी। बात कर लेते हैं ज्योति की। ज्योति ने पहला एग्जाम दिया, 90 में से 27 नंबर आए, 9 तीजा 27 यानी 30% नंबर आए। और ज्योति ने जब दूसरा एग्जाम दिया तो 50 में 45 नंबर आए, यानी 5 9 45, 90% नंबर आए। रेशियो देखोगे 1 और 3 का है।
2 बढ़ गया किस पर, 1 पर, यानी इसकी जो प्रगति थी तो वो 200% प्रगति थी। सबसे ज्यादा प्रगति किसने करी, फिर ज्योति ने। तो आपका आंसर होगा केवल ज्योति ने सबसे ज्यादा प्रगति करी। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि सबसे ज्यादा प्रगति की बात करी जाए, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की बात करी जाए तो किसकी है, ज्योति ने सबसे ज्यादा प्रगति करी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, कैसे करना है समझ में आ गया, आइडिया लग गया। आइए, 2 कुर्सियों और 1 मेज की कीमत 880 रुपए है, जबकि 1 कुर्सी और 2 मेज की कीमत 980 रुपए। प्रत्येक की कीमत क्या होगी, प्रत्येक की कीमत मतलब प्रत्येक कुर्सी की कीमत क्या होगी। अच्छा सुनिए, वाह 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 वाह। अब जैसे ये सवाल आएगा तो बच्चा क्या करेगा, इसके 2 इक्वेशन बनाएगा कुर्सी और मेज के रूप में, चूंकि कीमत दी है तो सॉल्व करने लगेगा और कहेगा सर हो गया सॉल्व, इसमें क्या दिक्कत है। ऐसे नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, अगर सॉल्व करना ही है इस सवाल को तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं अपने बैचेस में एक तरीका सिखाता हूं, शिफ्टिंग, वो कर सकते हो। ठीक, या फिर ऑप्शन का सहारा ले सकते हो। अब शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि पहले पहले शिफ्टिंग देख लो कि 2 कुर्सी थी 1 मेज थी और कीमत थी 880 रुपए। फिर क्या हुआ कि अब कुर्सी 1 हो गई, 1 कुर्सी हो गई, 1 कुर्सी घटा दी और उसकी जगह 1 मेज 2 हो गई, 1 मेज बढ़ा दी, इसकी कीमत हो गई 980 रुपए। जिसके कारण जब ऐसा किया तो हमें 100 रुपए और ज्यादा देने पड़े 880 से। ऐसे ही हुआ है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने 1 मेज ज्यादा ली 1 कुर्सी की जगह, यानी 1 कुर्सी को हमने 1 मेज से रिप्लेस कर देते हैं। अगर 1 कुर्सी को 1 मेज से रिप्लेस करते हैं तो 100 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं, 880 से 980 देना पड़ा। 1 कुर्सी कम करी और उसकी जगह 1 मेज बढ़ा दी, ये तो किया है ना। यानी 1 कुर्सी को 1 मेज से रिप्लेस करने के लिए 100 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। तो 2 कुर्सी को अगर 2 मेज से रिप्लेस करना है, इसकी जगह हम 2 मेज ले ले तो हमें 200 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर फिर 200 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। तो हमारे पास होता क्या कि 2 मेज ये और 1 मेज ये, यानी 3 मेज की कीमत हमारे पास होती है 1080। तो मेरे भैया अगर 3 मेज की कीमत 1080 है तो 1 मेज की कीमत जो होगी वो 360 रुपए होगी। अब मेज की कीमत क्योंकि हमसे पूछी गई 360 रुपए, तो केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर मेज की कीमत 360 रुपए दिखाई दे रही है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं जिसमें मेज की कीमत 360 रुपए दिखाई दे। हो गया सवाल। वैसे भी अगर मान लो एक मेज की कीमत 360 रुपए आ गई तो 2 मेज की कीमत 720 होगी। 720 को 980 में घटा लेंगे तो एक कुर्सी की कीमत जो होगी वो 260 आ जाएगी। तो 260 और 360 आपका आंसर हो गया। ये पहली बात, ये शिफ्टिंग मेथड होता है जिसमें मुंह जवानी सवाल हो जाते हैं। सीखा हो आपने तो बढ़िया बात है, नहीं सीखा है तो आप खुद देख लो कि एनटीपीसी में आपसे पूछे गए हैं, मतलब रेलवे में शिफ्टिंग आती है, ये सामने सामने एक प्रमाण है। दूसरी बात, अगर आप शिफ्टिंग नहीं जानते हो तो सर क्या, अगर हम शिफ्टिंग नहीं जानते और आपका बैच नहीं लिए हैं तो क्या आप यूट्यूब पे इस सवाल को करने का तरीका नहीं बताएंगे। पहली चीज तो मैंने आपको शिफ्टिंग भी बता दी, दूसरा एक तरीका और बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। देखो अगर मैं ऑप्शन से चलता तो मैं ये देखता कि एक कुर्सी अगर 280 रुपए की है तो 2 कुर्सी होती 560 की और एक मेज होती 380 की। इनको जोड़ने पर जो कीमत होती ना हमारी 880 से ज्यादा हो जाती। ये गया काम से। एक कुर्सी अगर 185 की होती तो 2 कुर्सी होती 370 की और एक मेज हमारे पास 285 की होती। इनको अगर हम जोड़ते तो हमारे पास जो कीमत होती 880 से कम रहती। ये भी गया काम से। एक कुर्सी 260 की तो 2 कुर्सी 520 की, एक मेज 360 की, जोड़ोगे तो एग्जैक्टली 880 मिल रहा है। बोले हाँ सर मिल रहा है। अब यही पलटा के यहाँ पे भी जोड़ लेना, वो 980 मिलेगा और जैसे ही मिलेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये आपका आंसर हुआ तो चौथा चेक मत करना, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। तरीका अच्छा लगा हाँ या ना, बताना जरूर। शिफ्टिंग और ऑप्शन ये दोनों बातें। इसके बीच अनुपातिक माध्य निकालना है, मतलब मध्य अनुपाती निकालना। भाई 69 का वर्गमूल क्या होगा 13 और 121 का 11 होगा, तो 13 गुणे 11 मतलब 143 आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल। ठीक, ये सवाल आज के लिए मैं आपको बोलूंगा भाई सभी लोगों को कि ये होमवर्क का क्वेश्चन है आप सभी का, और आप मुझे बताना कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या आपकी आज की क्लास के लिए, इस क्लास के लिए एक भी क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो आप कैसे
कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको जैसा शुरुआत में बताया था, क्या बताया था, देखो जरा ध्यान से, कि 162 क्वेश्चन प्री के और 16 क्वेश्चन इसके, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 178 क्वेश्चन, 178 क्वेश्चन को, जो कि 133 शिफ्ट में पूछे गए थे, मैंने आपको इसका निचोड़ कराया। और वो निचोड़ कितनी क्वेश्चंस में हुआ जाके, इसका निचोड़ हुआ जाके आपका सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चन में। 45 क्वेश्चन में 178 क्वेश्चन का निचोड़ निकाला मैंने, 45 क्वेश्चन, पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक कंप्लीट शॉट में 45 क्वेश्चन, और समय लगभग 1.5 घंटे आपका खत्म हुआ। यानी प्रत्येक घंटे 30 क्वेश्चन के हिसाब से चला हूं और इतनी बातें भी की हैं। ठीक है, तरीका कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, ये बताना जरूर। और मेरे प्यारे दोस्त, अभी भी मैं आप सभी से ये निवेदन के रूप में कहूंगा, निवेदन इसलिए क्योंकि इतना बढ़िया ऑफर आपको दोबारा मिलेगा नहीं। कंप्लीट फाउंडेशन बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ डेली रिकॉर्ड कर डेली अपडेट करेंगे। सिर्फ 149 रुपए में आप ले सकते हो हमारी एप्लीकेशन, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से मैथ बाय अनुराग दीक्षित के नाम से डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें सिर्फ इसी बैचेस नहीं, उसमें बहुत सारी पीडीएफ भी डाल रहा हूं जो कि सबके लिए फ्री है, आप उसको भी देख सकते हो। आगे मॉक टेस्ट भी अपलोड करूंगा, ठीक है, ये भी करूंगा। पर उसके लिए अभी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी कोर्स खत्म करने की है, वो तो मुझे करना ही करना है, सिर्फ 149 रुपए में। बहुत जल्दी इसकी कीमत, इसकी भी और एनटीपीसी के फाउंडेशन बैच की भी कीमत, दोनों की कीमत बढ़ने वाली है। ठीक है भाई, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अगर इतनी बेहतरीन चीजें आपको मिल रही हैं जो आपके पास परमानेंट रहेंगी, तो एक्वायर करिए। ये कीमत बहुत कीमत नहीं है, आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि आप बहुत पैसा कहीं लगा दे, और जो लगाओगे ना उसका वाजिब आपको वो मिलेगा, रिवर्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। बाकी महादेव की इच्छा। हर हर महादेव, जय श्री राम।